हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें आप लोग को नीट एग्जाम के लिए पर्टिकुलर कुछ टिप्स देने वाला हूं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। ठीक है, तो मैं आप लोग को फुल्ली फ्री करने वाला हूं, किससे? टेंशन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दूसरा टॉपिक मैं बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसको जरूर देखना है जो मैं बता रहा हूं, और उस चीज को नोट करके आपको उस टॉपिक में फोकस करना है। वही टॉपिक के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। जैसे कि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन पक्का नीट एग्जाम में आएगा, आप लोग को फोकस करना है उसमें भी। ठीक है, और उसके बाद सेकंड जो यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है आप लोग का काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में सब डिविजनल चैप्टर्स है बेटा, जैसे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन। जैसे कि आप लोग जानते हो स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूमेरिकल्स आएंगे, और मोशन इन अ प्लेन से ट्रेजेक्टरी पाथ, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब चीज के बारे में फोकस करना है और न्यूमेरिकल्स बनाइएगा। मैं बोलूं तो उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए HC वर्मा बुक बहुत सही है। ठीक है, इसके बाद थर्ड यूनिट आता है तुम्हारा NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। NLM वर्क एनर्जी पावर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स में NLM से लेकर रोटेशनल डायनामिक्स तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन बहुत सारे अभी जो 12th पास आउट हुए हैं फ्रेशर्स लोग जो है, उनको थोड़ा सा तकलीफ जाता है वहां पे। ठीक है, यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, न्यूमेरिकल कर रहे हो तो बहुत सही है। यदि उसमें से पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन जानना चाह रहे हैं, तो जैसे कि NLM में आप लोग को पुली, ब्लॉक्स, फ्रिक्शन, इसके बेसिस में जितना भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो बनाइएगा। और उसके बाद जैसे कि वर्क एनर्जी पावर में वर्क एनर्जी ऑफ पावर, ये तीनों में से जितना भी न्यूमेरिकल है, जैसे कि F.ds cos थीटा वर्क के बेसिस में, और एनर्जी में जो भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस में जितने भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, और कोलिजन को भी बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, इसको छोड़कर मैं आगे बढ़ता हूं। रोटेशनल डायनेमिक से मिनिमम 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा। कौन सा? रोटेशनल डायनेमिक। तो सबसे पहला यूनिट्स एंड डायमेंशन बता चुका हूं, सेकंड कौन सा बताएं? काइनेमेटिक्स। अब थर्ड है रोटेशनल डायनेमिक। रोटेशनल डायनेमिक को मैं स्पेसिफाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उससे 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। ठीक है, जैसे कि टॉर्क हो गया, रोलिंग मोशन हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ये सब चीज के लिए। तो NLM, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल डायनेमिक के लिए भी HC वर्मा के न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके बाद यदि अपन आते हैं ग्रेविटेशन पे पर्टिकुलर कुछ न्यूमेरिकल्स को पकड़ के चलिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल और फॉर्मूला को पकड़ के रखिएगा, जो कि आप लोग को वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी वो क्या करेगा? टाई अप करेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है। मैं अबव एवरेज स्टूडेंट्स लोग के लिए हेल्प कर रहा हूं कि कैसे ये सब टॉपिक्स उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अभी नीट एग्जाम बहुत पास आ गया है, तो कौन सा टॉपिक को फोकस करना है, तो वही चीज मैं बता रहा हूं। जैसे कि सबसे पहला क्या बताया? यूनिट्स एंड डायमेंशन। दूसरा कौन सा बताया? काइनेमेटिक्स। और तीसरा कौन सा बताया? रोटेशनल डायनेमिक। वर्क एनर्जी पावर और NLM वो आपके ऊपर है, और ग्रेविटेशन भी आपके ऊपर है। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स के अलावा मैं आता हूं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, बल्क मैकेनिक्स को ज्यादा फोकस नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि पहले एम्स का एग्जाम होता था जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आते थे, लेकिन अभी आप लोग के लिए पिछले 10 साल का पेपर भी देखोगे तो 1, 2, 3 क्वेश्चन आसपास आते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, बल्क मैकेनिक्स के, और बन भी सकते नहीं भी बन सकते, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं, और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के अबव से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, उसको छोड़ के मैं बात करूं, पहला कौन सा? यूनिट्स एंड डायमेंशन, दूसरा कौन सा? काइनेमेटिक्स, और थर्ड कौन सा बताया? रोटेशनल डायनेमिक। अब आता है कौन सा? 4th नंबर। कौन सा आता है? 4th नंबर।
फोर्थ नंबर पे मैं बात करता हूं किसके बारे में, हीट। हीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट मेडिकल का, प्री मेडिकल का सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक है हीट यूनिट। और वही 12th में मैं बात करूं तो वो है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा है, मॉडर्न फिजिक्स। तो यहां पे आपको क्या देखना है, हीट। हीट में हीट, थर्मोडायनेमिक्स, हीट के अंदर पे सब डिविजनल चैप्टर्स बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता है, थर्मल प्रॉपर्टीज ये सब चीज, ठीक है। तो इसमें आप लोग को मोड ऑफ हीट ट्रांसफर मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे ऐसा न्यूमेरिकल ढूंढिएगा, ठीक है, जैसे कि कॉपर और आयरन दोनों जुड़े हुए हैं और हीट फ्लो हो रहा है, बीच का कॉमन टेम्परेचर कितना होगा, या तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग या तो कैलोरीमेट्री, मतलब जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस का कोई लिक्विड रखा हुआ है और एक 40 डिग्री सेल्सियस का एक लिक्विड रखा हुआ है, दोनों को मिक्सअप कर दिया तो कॉमन टेम्परेचर कितना है, कैलोरीमेट्री में आता है। तो ये सब चीज को देखिएगा, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये सब चीज को, ठीक है। और हीट रेजिस्टेंस में सीरीज पैरेलल का जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो सबको भी आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी तक कौन सा, यूनिट्स एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, रोटेशनल डायनेमिक, अब कौन सा बोला, हीट यूनिट। हीट यूनिट में बहुत से सब डिविजनल चैप्टर्स है, उसमें मैं बता चुका हूं पर्टिकुलर टॉपिक, उसको छोड़कर अब मैं आगे आता हूं कौन सा, अब आपका आएगा कौन सा, साउंड वेव। साउंड वेव मैं बोलूं तो साउंड वेव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं पिछले 5-6 साल से पेपर देखोगे तो डॉपलर इफेक्ट, ओपन एंड ऑर्गन पाइप, क्लोज एंड ऑर्गन पाइप, ठीक है, और आपका बीट, इसमें से टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसको भी आप लोग को देखना है, ठीक है। और उसके अलावा अब नेक्स्ट टॉपिक में आता हूं, वो है आप लोग का एसएचएम। कौन सा, एसएचएम, ऑसिलेटरी मोशन। एसएचएम में बहुत सारे बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि कैसा करें, ठीक है। एक तो स्प्रिंग आपको पकड़ना, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। स्प्रिंग को छोड़कर यदि मैं बात करता हूं कौन सा, पीरियड, इक्वेशन आपको दे देगा, इक्वेशन देख के बताने बोलेगा कि ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियडिक मोशन है, ये पता करने के लिए, ठीक है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा मैं ये बोल रहा हूं हर चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलर टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूं, अभी कौन से टॉपिक्स को आप लोग को फोकस करना है, घबराना नहीं है, इसीलिए वो सब चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है। 11th पोर्शन का इतना मैं बताया हूं, अब मैं 12th पोर्शन में आता हूं। 12th पोर्शन में देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन आता है। कौन सा टॉपिक बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, थोड़ा सा हैवी आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, लेकिन उसमें भी यदि आप 12th बहुत अच्छे से पढ़े हो तो बन सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। कैपेसिटर्स हो गए हैं, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशंस हो गए हैं, हाँ उसका भी एचसी वर्मा के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, उसका भी आप सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये बोल रहा हूं, 12th क्वेश्चन में एचसी वर्मा के अलावा यदि आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं कोई सा भी, जैसे कि कॉमन बुक जो होते हैं प्रदीप और क्या बोलते हैं दिनेश जो भी आते हैं, उसमें देखिएगा जितने भी क्वेश्चन रहते हैं ना, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाए, लार्ज क्वेश्चंस हो जाए, सब चीज को बनाओ ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक को छोड़कर मैं अभी आगे आता हूं, कौन सा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिएगा कौन सा बोल रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग को फोकस करना है इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस में। किसमें फोकस करना है, इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस, क्योंकि रीजन ये बोल रहा हूं, मैं पिछले इतने साल से पेपर स्टडी कर रहा हूं, उसमें से मेरे को यह पता चलता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चे को है कि नहीं वो चेक करता है, क्योंकि आप लोग जानते हो 10th क्लास से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का पढ़ते हो, ठीक है। उसके अलावा यदि अपन बात करते हैं वहां पे इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस, जो कि नया टॉपिक से तुम्हारा कौन सा 12th क्लास में, जैसे कि पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सब चीज के बारे में, गैल्वेनोमीटर, एमोमीटर, वोल्ट मीटर, इसके बेसिस में जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसको आप सॉल्व करिएगा, जितना हो सके उतना सॉल्व करिएगा। मैं जरूर बोल रहा हूं वहां से क्वेश्चन फंसेगा। इंस्ट्रूमेंटल डिवाइसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आता हूं कौन सा 12th में बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा कौन सा बताया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड टॉपिक आता हूं बेटा मैं कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कौन सा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आप देखोगे तो देखो इस यूनिट में, मैग्नेटिज्म यूनिट में देखा जाए तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म दोनों सब डिविजनल चैप्टर्स है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैं बात करूं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हो यहां पे कोई सा भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, फोर्स जहां आया क्यूबीबी साइन थीटा या तो बिल साइन थीटा, ये सब चलते हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, यहां से बायट-सावर्त लॉ जो है उसका एप्लीकेशन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायट-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन, जैसे कि आप लोग जानते हो
कौन सा? राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल्स, ये सब जानते हो ना। उससे करंट का डायरेक्शन निकालना, मैग्नेटिक इफेक्ट का डायरेक्शन निकालना, क्रॉस कब लगता है, डॉट कब लगता है, ये सब चीज आप लोग जानते हो। देखिएगा मैं बस अभी आउटफ्लो दे रहा हूं, एग्जाम के पहले कैसे प्रिपरेशन करना है उसी के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो कौन सा पता है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला कौन सा है? सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला कौन सा है? मैं ये बोल रहा हूं बायट-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें मैग्नेटिज्म पे। मैग्नेटिज्म पे बेटा देखो, केमिस्ट्री से देखा जाए तो वहां पे सॉलिड स्टेट में भी कौन सा पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म सब दिया है। वैसे फिजिक्स में भी दिया, क्यूरिस टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म सब दिया है। लेकिन यहां पे आपको पकड़ने का कौन सा पता? बार मैग्नेट का। जैसे कि बार मैग्नेट को यदि मैं बीच से 4 टुकड़ा कर देता हूं, उसका टाइम पीरियड में इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका मैग्नेटिज्म में इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। या तो 2 बार मैग्नेट को जोड़ देगा, बीच में एंगल इतना दे देगा, रिजल्टेंट बताओ कौन सा? डाइपोल का। तो ये सब चीज को पकड़ना, आपको मैग्नेटिक डाइपोल को पकड़ के चलना है वहां पे, ठीक है। ये आप लोग को कौन सा हो गया? मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मैं आता हूं कौन सा? EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। देखिए मैं यहां पे ये चीज आपको नहीं बताऊंगा कि सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जनरेटर्स, ये सब चीज पढ़ सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वहां पे फेसर डायग्राम अल्टरनेटिंग करंट में, और पीक करंट क्या है, ठीक है, पीक वोल्टेज क्या है, ठीक है, वहां पे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है, और आरएमएस वैल्यू कैसे आ रहा है, VRMS, IRMS, उसके बेसिस में जितना भी है, मेरे हिसाब से ये सब चीज के लिए EMI और AC के लिए NCERT का एक्सरसाइज करोगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है बेटा। अब मैं आता हूं किसमें? वेव ऑप्टिक्स। मैं बोलता नहीं हूं रे ऑप्टिक्स, जिन लोगों को पढ़ना है रे ऑप्टिक्स उन लोगों को मैं बोल दे रहा हूं वहां पे पढ़ना, प्रिज्म को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ लो, जैसे कि टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, ये सब चीज के बारे में उसका फॉर्मूला याद रखना है, उसका न्यूमेरिकल बनाना है, ये सब चीज है। क्योंकि आप जानते हो नीट एग्जाम में बहुत कम समय है और हम लोग रे डायग्राम से कुछ भी इधर उधर पूछा और यदि मेमोरी में आया नहीं तो अटक जाओगे वहां पे। इसलिए मैं बोल रहा हूं रे ऑप्टिक्स को ज्यादा ध्यान देने से अच्छा मैं बोलता हूं वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी अच्छा है। और दूसरा चीज मैं ये बता रहा हूं, वहां से YDSC जो है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा है। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ये सब चीज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स को ज्यादा ध्यान दो एज कंपेयर टू रे ऑप्टिक्स। भले एक क्वेश्चन आ जाए वेव ऑप्टिक्स से, लेकिन वो तुमसे बनना चाहिए। मैं जैसे आप लोग को वेव ऑप्टिक्स में, जैसे कि वेव ऑप्टिक्स में आप लोग को मैं बता रहा था YDSC इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे डिफ्रैक्शन भी उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स मैं बोलूं तो 11th में जैसे हीट और वेव्स जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीट में याद रख लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क के बेसिस में जो भी ग्राफ्स होते हैं, क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है और वहां पे सर्कल, ट्राइंगल कुछ भी देगा, ऐसा वाला कुछ भी P और V मतलब प्रेशर वॉल्यूम के रेस्पेक्टिव में जितने भी ग्राफिकल क्वेश्चंस होंगे उसको भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए वापस आते हैं यहां पे 12th क्लास में ही मैं अभी बात कर रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी इंपॉर्टेंट ही है, वो आप लोग जानते हो। वो केमिस्ट्री में भी आप लोग देखे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो सब चीज देखे हो, और यहां पे भी है एटम, ठीक है। एटम के अलावा छोड़ के मैं बात करूं तो न्यूक्लियर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वहां से देखिए कैसे, एग्जांपल मैं बता रहा हूं कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 6372 ईयर्स के बाद रॉक में कितना फास्फोरस का कंटेंट है, ठीक है, या तो हाफ लाइफ के बेसिस में ऐसा टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वैसे वाले टाइप के हाफ लाइफ हो गया, एवरेज लाइफ हो गया, ठीक है ना, डिकेइंग हो गया, ठीक है, ये टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज वहां पे आप लोग ये भी देख लीजिएगा कौन सा, जैसे कि अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, ठीक है, बीटा में पॉजिटिव और नेगेटिव एमिशन, इसके बारे में भी देख लीजिएगा। मास डिफेक्ट देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। कौन सा? बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ये सब चीज, इसको भी ज्यादा फोकस करना है मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में मैं बोलूं तो रेफरेंस जितने भी किताब होते हैं, जैसे कि समझ लो प्रदीप हो गया, दिनेश हो गया, इसमें जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन जितने भी है वो सब सॉल्व करो आप लोग। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि देखिएगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस में भी क्वेश्चन आ जाता है, R = R0 a power 1/3, 2-3 बार आए। AFMD 2014 में भी क्वेश्चन आए, तो इसलिए फर्मी में जो आंसर निकालते हैं अपन,
ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी देखिएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन कहां मिलेंगे? रेफरेंस किताब में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा फोकस करिएगा। ये जो मॉडर्न फिजिक्स के लिए जितने भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप और दिनेश में होता है वो सब सॉल्व करिएगा, और पीछे ऑब्जेक्टिव्स भी जितना भी देता प्रैक्टिस करिएगा। ये भी अच्छी किताब है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, हर चैप्टर के लिए अच्छी करके मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सब टॉपिक के लिए, मॉडर्न फिजिक्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत लोग सोचते हैं अरे यार प्रदीप दिनेश बोल रहे हैं ये क्या 12th लेवल का है। अरे भाई 12th लेवल, 11th 12th लेवल वाले का तो एग्जाम है, ये ड्रॉपर के लिए थोड़ी ना एग्जाम है। ये 11th 12th पास आउट जो हो रहा है उन लोग के लिए एग्जाम है, ये पर्टिकुलर ड्रॉपर के लिए नहीं है। तो इसलिए 11th 12th का सिलेबस पूरा अच्छे से क्लियर होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, और एक चीज इसके अलावा सबसे लास्ट टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस को अच्छे से करिएगा। ठीक है, वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। आप लोग जानते हो प्रीवियस ईयर पेपर में देखोगे लॉजिक गेट्स, पीएन जंक्शन, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, बैरियर, ठीक है, एनर्जी बैंड, ये सब चीज से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एनालॉग, डिजिटल, ये सब चीज वहां पे भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आज बस इतना ही मैं बता रहा हूं आप लोग को, जो जो मेन बेसिक यूनिट्स होना चाहिए जो आप लोग के एग्जाम में काम आने वाले हैं, वही चीज बता रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर फोकस होना चाहिए। मतलब जितना मैं अभी टॉपिक्स बताया हूं आप लोग को, एक टॉपिक से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यदि एक क्वेश्चन आता भी है तो तुमसे बनना चाहिए, इतना सॉलिड कर लो तो फिजिक्स आप लोग का ऐसे ही कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग को चालू करने वाला हूं केमिस्ट्री। उससे पहले मैं कुछ ग्राफिकल मेथड बता रहा हूं, जो कि आप लोग का भी चार्ट आने वाला है, जो कि आपको पूरा बता देगा कौन सा चैप्टर से ज्यादा वेटेज होगा। ठीक है, जो कि आपका एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए बेटा, अब आता है हम लोग के पास केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का कुछ मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाला हूं। ठीक है, केमिस्ट्री को मैं बताने के पहले मैं कुछ आप लोग को एडवाइस करने वाला हूं। हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि कुछ चैप्टर्स है बेटा, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, मेटलर्जी, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स, इससे कहां क्वेश्चन आएगा? वो बहुत गलत थिंकिंग है आप लोग का। आप ये सोच लीजिएगा क्वेश्चन पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब चीज से एक एक क्वेश्चन आता है। टोटल आपका वहां पे मिल जाएगा 6 से 7 क्वेश्चन वहीं पे, तो आपको सब चैप्टर छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैं वही चीज मैं बताने वाला हूं कि जो लास्ट चैप्टर, मतलब टेक्स्ट बुक के जो लास्ट चैप्टर्स है, उसको ये मत सोचिएगा कि उससे आएगा नहीं, उससे आता ही है। और भरोसा नहीं है मेरे ऊपर तो पिछले 10 साल का पेपर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री में बात करता हूं। केमिस्ट्री पे जनरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बात करूं तो देखो, केमिस्ट्री को डिवीजन किया गया है कितने? 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री। सेकंड पार्ट है कौन सा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड है कौन सा? आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 3 पार्ट्स हुए, ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग 12th पास आउट हो। ठीक है, क्योंकि जानते हो अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है ड्यू टू कोरोना। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए केमिस्ट्री में कौन सा? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखा जाए तो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा वेटेज आता कौन सा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से, एज कंपेयर टू फिजिकल। ठीक है, फिजिकल के कंपेयर में देखा जाए तो ये दोनों से ज्यादा आता है। ठीक है, कौन सा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब बच्चे लोग वहां फंस गए, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सही बात है, सही बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप लोगों को क्या करना चाहिए? एग्जाम पास आ गया। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ लो 18 क्वेश्चन आ गए हैं। 18 क्वेश्चन सपोज बोल रहा हूं, उसमें भी फिर गलत मत सोच लेना। 18 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ गया, तो 18 क्वेश्चन में आप लोग को मैं बताऊं, 18 क्वेश्चन में ये मत सोचो कि 18 में पूरा 18 बनाना है। आप लोग जानते हो नीट है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन छूट भी जाता है तो ये मत सोचना कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये गलत थिंकिंग है आप लोग का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सबसे ज्यादा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाओ आप लोग, क्योंकि ना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाने पे क्या हो रहा है पता है? जैसे कि आप पिछले 2-3 साल का पेपर भी देखोगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे, ठीक है, वार्म वाटर डाल के मैं वार्म कर दे रहा हूं, तो उसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है?
ठीक है, जैसे सेंडमेयर रिएक्शन हो गया, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन निकालते हैं, पूरा कहां क्या पता है, एनसीईआरटी के अंदर से। बच्चे लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक यूनिट्स को पढ़ लेते हैं और आखिरी में एग्जाम जाने के पहले एनसीईआरटी को छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को पकड़ने के लिए मेन जड़ कौन है, एनसीईआरटी है। कौन है, एनसीईआरटी, ठीक है। तो समझ लो एनसीईआरटी से आप कल के दिन फिजिकल केमिस्ट्री से वहां कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो, लेकिन बेटा ये तो सोचो एनसीईआरटी के अंदर से आना है, आपको भी पता है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से अंदर से आ रहा है, तो उसको अच्छे से सॉलिड कर लो ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, उसको सॉलिड कर लो। सरफेस केमिस्ट्री को अरे सर ये रटने वाला चैप्टर है, इससे कहां क्वेश्चन आएगा, अरे बाबा वहीं से तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, तब क्या करोगे, 4 नंबर देके जा रहा है चैप्टर। मेटलर्जी वहां से भी आता है, जानते हो, मॉन्ट्स प्रोसेस, ये सब चीज से तो आता ही है क्वेश्चन, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब चीज से, ठीक है। पॉलीमर से जानते हो, टेफ्लॉन, पर्लॉन, ठीक है, बेकेलाइट, ये सब चीज से आता है, बुनाइस, बुनाइन, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग, एंटी हिस्टामिन, एंटीपायरेटिक, ठीक है, ट्रांसकुलाइजर, ये सब चीज आते हैं ना क्वेश्चन, तो ये सब चीज को करना है आप लोग को, छोड़ना नहीं है। तो मैं यही एडवाइस देना चाहता हूं, ज्यादा इसमें मैं बात नहीं करना चाहता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पूरा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर लो, क्योंकि बताओ 2013 का भी नीट देखोगे ना, जेल्डास मेथड, डुमास मेथड, ये जो क्वेश्चन आया ना एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से आया क्वेश्चन, भले वैल्यूज अलग है न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं ऑर्गेनिक को भले पूरा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा, डरने का जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एक बार बना लो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक ही एडवाइस देना चाहता हूं, पूरा एनसीईआरटी एक्सरसाइज बना लो, ठीक है। दूसरा चीज क्यों बताऊं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बनाने का वजह क्यों बोल रहा हूं, जैसे कि आप भूल गए, क्या हो गया, वहां पे HBr H2O2 रिएक्शन पे दे दिया रिएजेंट, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज बनाए रहोगे, वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड इफेक्ट याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जरूर आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज बनाओ, वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सेटजेफ रूल, बीटा एलिमिनेशन, सेडमियर, गेटरमैन, जितना नेम रिएक्शंस हो जाए, डिस्टिंक्शन हो जाए, कन्वर्जन्स हो जाए, सब समझ आ जाएगा। तो IUPAC हो जाए, तो आप देख लीजिएगा हर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ऑर्गेनिक का 12th का सेकंड पार्ट का तो ऑर्गेनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन में देखोगे IUPAC, अरे भाई IUPAC अलग से नहीं भी पढ़ रहे हो तो वो कर रहे हो तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। उस चीज को गलत मत लीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज को कर लो, बहुत सारे सॉल्व आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे वहां से, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो बनाओगे ही, पिछले 10 साल का। और एक चीज मैं बता रहा हूं, 2008 के पहले वाला पेपर मत बनाइएगा, 2008 के बाद वाले से बनाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी 2008 में चेंज हो चुका है और 2018 में अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो जो कि अपडेट कहां पे है, सप्लीमेंट्री रीडर पे, बैक साइड पे है। एनसीईआरटी के अलावा अपने को और क्या पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी पढ़ना चाहिए, जो कि मार्केट में किताब आती है, बहुत लोग को पता नहीं है वो चीज, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो वही चीज मैं बता रहा हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा फोकस करना है, और किससे फोकस करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को पकड़ना है पूरा अच्छी तरीके से, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीड करना है, ठीक है, लाइन टू लाइन रीड करना है, छोड़ना नहीं है उसको, लाइन टू लाइन रीड करना है, क्योंकि पता है आप लोग को रीजंस भी एनसीईआरटी दिया है वहां पे। हाँ, आप लोग ये सोच रहे हो सर हर कोई तो बोलता है एनसीईआरटी पढ़ना है, अरे बेटा अभी एग्जाम पास आ रहा है, तो पास आ रहा तो एक अलग स्ट्रेटेजी होता है, आप लोग को पता है, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क दोनों अलग चीज होते हैं। हार्ड वर्क आप लोग के साथ इतने लाखों लोग, बच्चे लोग भी कर रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है, क्योंकि देखो स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ना, एक स्ट्रेटेजी लेके नहीं पढ़ोगे ना, तो आप लोग सोच लो हार्ड वर्क की बस करोगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क के साथ क्या चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरा अच्छे से कर लो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, पूरा थ्योरी लाइन टू लाइन पढ़ना है। एग्जाम के एक हफ्ता 10 दिन पहले से एक बार पढ़ रहे हो तो दिमाग में जरूर रहेगा, और ऑब्जेक्टिव में तुम लोग सही करके आओगे, ठीक है। अब आता है कौन सा, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जानता हूं बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स को, ठीक है, लेकिन मैं ये बताऊं कंसेप्ट को यदि आप समझ गए हो और न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो कोई तकलीफ नहीं देगा, ठीक है, समझ आ रहा है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं बोल रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं बेटा, जैसे कि सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट से थ्योरी से ही क्वेश्चन आएगा, किससे आएगा, थ्योरेटिकली क्वेश्चन आएगा। हाँ, उसके अलावा यदि आएगा तुम्हारा कौन सा बाहर का, तो आप लोग जानते हो FCC, BCC, सिंपल जिसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, या तो एज लेंथ से आएगा, ठीक है। और बाकी तो तुम जानते हो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो के बेसिस में
परसेंटेज, जैसे कि एक तुमको कोई सॉलिड कंटेनर दे दिया, उसमें Fe+2 आयन भी है, Fe+3 आयन भी है, चलो बताओ Fe+2 आयन का परसेंटेज कितना है, जो कि एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चंस दिए हैं, समझ आए, वैसा टाइप का आएंगे। ठीक है, उसको सॉल्यूशन में मैं जाता हूं, सॉल्यूशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि बताओ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मैं बात करूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा पोर्शन है, आएगा तो क्वेश्चन, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो एग्जामिनर बैठता है बनाने के लिए, वो ये सोचता है कि बच्चे से 1 मिनट में एक क्वेश्चन बने, तो वो ज्यादा प्रीफर किसको करता है, वैन ऑफ फैक्टर को। किसको, वैन ऑफ फैक्टर पे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ट्रिक्स में पढ़ो, ट्रिक्स में वैन ऑफ फैक्टर, एसोसिएशन कैसा हो रहा है, डिसोसिएशन कैसा हो रहा है, वो सब पूछता है क्वेश्चन पे। ठीक है, सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वैन ऑफ फैक्टर को पकड़ के पढ़ लेना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो इसको मैं फिजिकल केमिस्ट्री पूरा नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में टच कर ही देता है वो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसमें आईयूपीएसी अच्छे से कर लेना। दूसरा चीज सीएफएससी को अच्छे से पढ़ना, सीएफएससी को पढ़ना है तो लिगेंड्स विगेंड्स ये सब चीज अच्छे से क्लियर होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड, एम्बिडेंट लिगेंड, चिलेट लिगेंड, ये सब चीज होता है क्या है, ये सब चीज, और उसको भी सेंटर मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे है, वैलेंसी कैसे निकालना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है कॉम्प्लेक्स का, ये सब चीज किसमें पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एप्लीकेशन पढ़ना छोड़ना मत, क्योंकि एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है, ये भी पूछा गया, सिस्प्लांटिन जिसको बोलते हैं, तो एप्लीकेशन को पढ़ना वहां मत छोड़ना, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बाकी डी ब्लॉक में तो आप लोग जानते हो कौन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक से तो आप पूरा जानते हो कौन सा, अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन तो अधिकतर पूछता है, म्यू इक्वल्स टू √n+2, ठीक है, बोर्स मैग्नेटॉन, वहां से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो वो सब देख लेना। तो ये सब चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बोल चुका हूं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कर लेना और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रीड कर लेना, किसका, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ठीक है, और पॉलीमर, बायोमोलिक्यूलर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जितने भी है ना, उनको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड करना बेटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैं क्या बोला, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो 12th पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो 12th पोर्शन है, उसमें मैं सॉलिड स्टेट के बारे में बता चुका हूं, दूसरा सॉल्यूशन के बारे में बता चुका हूं। अब आता है कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा, केमिकल, इलेक्ट्रोस के बाद बोलने वाला हूं, ये मत सोचिए कि मेरे को पता है, केमिकल काइनेटिक्स के पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, लेकिन अभी उसको मैं गिन नहीं रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या बोला, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन। सॉलिड स्टेट में मैं क्या बोला, एफसीसी बीसीसी वाले न्यूमेरिकल जितना भी हो बना लेना, ठीक है, एज लेंथ के बेसिस में न्यूमेरिकल बना लेना, और बाकी मैं डिफेक्ट्स के बेसिस में भी बताया था, इंप्यूरिटी Fe+2 Fe+3 वो वाला न्यूमेरिकल बना लेना, और डोपिंग का SrCl2 परसेंटेज ऐसा करके क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, एग्जांपल क्वेश्चन, उसको ही बना लेना। ठीक है, इसके अलावा सॉलिड स्टेट में टेबल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ये जितना भी दिया है, जो टेबल्स दिए हैं उसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद मैं बोलना चाह रहा हूं आप लोग को, क्या, सॉल्यूशन। कौन सा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप लोग को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और वैन ऑफ फैक्टर, ये दोनों चीज को मेन फोकस करना, और वैन ऑफ फैक्टर से ज्यादा फोकस करना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको छोड़ के मैं बात करूं तो कौन सा, वैन ऑफ फैक्टर। दो टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बेसिस में एक्सरसाइज, क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव ज्यादा ट्राई करिएगा वैन ऑफ फैक्टर के बेसिस में। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका है, जिसका NaCl, CaCl2, MgCl2, नन ऑफ दिस, ऐसा क्वेश्चन दिया है, उसमें किसको लेना है, ये सब चीज के बेसिस में सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब आता हूं केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में जो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के बेसिस में जितना भी हाफ लाइफ हो जाए, रेट कांस्टेंट हो जाए, और यूनिट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स को भी ध्यान दीजिएगा ये चैप्टर। और ग्राफ, कौन सा, ग्राफ बोल रहा हूं, ठीक है, किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। और एक चीज, केमिकल काइनेटिक्स में जैसे कोई सा भी रिएक्शन लिखा है, एरो के ऊपर कोई सा भी कैटलिस्ट डाल दिया, एनर्जी रख दिया, या तो सन वेव्स हो गया, सनलाइट यूवी रेस हो गया, वो कुछ दे देगा, तो जीरो ऑर्डर को फॉलो करना है। किसको, जीरो ऑर्डर को। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर के बेसिस सब चीज होना चाहिए, हाफ लाइफ क्या है, उसका रेट कांस्टेंट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये सब चीज के बारे में अच्छे से देख लीजिएगा, और ग्राफ्स को भी देखिएगा। ठीक है, इसको छोड़कर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स से लिंकअप करता है। कौन सा, 11th क्लास के रिडॉक्स से लिंकअप करता है। रिडॉक्स को पढ़ने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फोकस करिएगा, वहां से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, EMF, E0 सेल कैसे निकालना है, नॉन इक्वेशन क्या है, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल, उसमें प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन है। ठीक है, तो मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में 12th में शुरू का जो 4 चैप्टर्स है उसको अच्छे से फोकस करिएगा। ठीक है, अब इसको छोड़ के मैं 11th पोर्शन में आता हूं। 11th में मैं शुरू से नहीं आ रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्विलिब्रियम, केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज बहुत अच्छा है,
ठीक है, उससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, थ्योरेटिकल भी बन सकता है। लीच चैप्टर प्रिंसिपल है वहां पे, तो इसीलिए थ्योरेटिकल भी बन सकता है, तो वो भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है आप लोग को। एक्सरसाइज में मैं मानता हूं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, लेकिन सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। इसको छोड़कर मैं और आता हूं, थर्मोडायनेमिक्स बहुत लोग का बनता नहीं है, तो आप लोग बेटा ये देखिएगा, ज्यादा ये होता है कि फॉर्मूला एंट्रोपी का या तो फर्स्ट लॉ का या तो जो भी चीज है फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा आते हैं, तो फॉर्मूला को याद करिएगा थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एंट्रोपी के बेसिस में, और स्पॉन्टेनियस कौन सा है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये सब फॉर्मूला को ज्यादा फोकस करिएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसियस लॉ जितना है उसको फोकस करो। उसके अलावा मैं बात करूं तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, जैसे राम करके याद रखते हैं, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में आर क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब VRMS, ठीक है, और ए का मतलब क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एम का मतलब क्या, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बेसिस में, और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसके बेसिस में न्यूमेरिकल ज्यादा फोकस करिएगा, वहां से वो सब न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, क्योंकि O2 है, N2 है, इफ्यूजन रेट किसका ज्यादा है, डिफ्यूजन रेट किसका ज्यादा है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम बता चुका हूं, थर्मोडायनेमिक्स बता चुका हूं, स्टेट्स ऑफ मैटर बता चुका हूं। देखो मैं बस ऊपर आपको टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, उस चीज को गलत मत समझिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं कौन सा, तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, देखो मोलैरिटी, नॉर्मलिटी वहीं खत्म कर दो, ताकि सॉल्यूशन में कुछ ना बच पाए, ताकि फर्स्ट चैप्टर में आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो 12th में जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें आपको इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और मोल कंसेप्ट में आप लोग को स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन जितना भी लिमिटिंग रीजेंट, एक्सेस रीजेंट के बेसिस में जितना भी क्वेश्चंस बनते हैं, बैलेंसिंग जो भी होता है उसमें ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताऊं, उसको अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स आपको पूरा उसी के बेसिस में निर्भर है। यदि आप थोड़ा भी उसमें कुछ भी टॉपिक छोड़ोगे तो वहां से वो मार्क खा जाएगा। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर को अच्छे से क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, कंसेप्ट भी क्लियर रखो, थ्योरी भी उसका क्लियर रखना, ठीक है। इतना सब चीज मैं बताया हूं, ठीक है। रिडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ही ऑलमोस्ट सेम है, बस एक ही रिडॉक्स बेस तैयार करता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थोड़ा सा हायर लेवल नॉन इक्वेशन ये सब चीज आते हैं, ठीक है, ये कर लेना। इतना सब कुछ क्लियर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पूरा S ब्लॉक, P ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे लास्ट क्वेश्चन था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझना है तो आप इतना याद रखना, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियडिक क्लासिफिकेशन आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। और केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR, ज्योमेट्रीज, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, डाइपोल, बॉन्ड ऑर्डर, एमओटी के बेस में बॉन्ड ऑर्डर। और मैं बोलूं तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं स्ट्रक्चर्स और एमओटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर नहीं पता, प्री मेडिकल में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और उसका ट्रिक्स भी मैं अपने एकेडमिक से दे चुका हूं, उसमें ट्रिक्स भी आप देख लीजिएगा मेरे साइट में आके, मेरे कोई सा भी फेसबुक पेज में या तो इंस्टाग्राम पेज में आके, ठीक है। ये सब चीज देख लीजिएगा, बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन कैसे करना चाहिए, डाइपोल का भी ट्रिक्स है, सब चीज है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। ये छोड़ने के बाद अब आते हैं कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं पूरा बता चुका हूं, शुरुआत में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया। क्या करना है आप लोग को, एनसीईआरटी रीड करके उसका एक्सरसाइज सॉल्व करना है, और कुछ नहीं, इतना कर लो बेटा। मैं ये नहीं बोलता हूं 45 में 45 आपका आ जाएगा, लेकिन मैं जरूर ये बोलूंगा इतना फोकस आप लोग कर लोगे तो 45 में 30 तक तो अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। 3 4 12, 120 मार्क्स वो एक सब्जेक्ट खींच के दे रहा है आपको। अब बायोलॉजी इसके बाद मैं बताऊंगा, जो कि मैक्सिमम अप टू 300 मार्क्स होना चाहिए, जबकि 300 मार्क्स वो खींच के दे दिया, 120 ये दिया और फिजिक्स 120 दिया, तो 120 कितना हो गया, 240 प्लस 300 कितना हो गया, हाँ 540 में मैं ये बोल रहा हूं ऑल इंडिया में 3rd काउंसलिंग तक आराम से सीट मिल जाएगा आपको, और स्टेट कोटा में तो छत्तीसगढ़ में तो आराम से सीट मिल जाएगा, ठीक है। इतना चीज आपको फोकस करना है, ठीक है। इसको छोड़ के मैं बात करूं, अब आता हूं मैं आप लोग का बायोलॉजी में। बायोलॉजी चालू करने के पहले मेरा और एक तो ग्राफिकल मेथड यहां पे रहेगा, जो कि कितना क्या परसेंटेज कैरी करेगा वो आप लोग को बताएगा, प्लीज देख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बायोलॉजी टॉपिक में अपन आते हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में किस किस को पकड़ना है। देखिए बायोलॉजी तो मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि बायोलॉजी, जैसे कि बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
किसके? बायोलॉजी सब्जेक्ट का मैं बोल रहा हूं। देखो बायोलॉजी में मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को ये भी जानते हो, क्योंकि हम लोग का मेन सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी बाबा। तो बायोलॉजी में अपन इंपॉर्टेंट कैसे पकड़ेंगे? तो बायोलॉजी 360 नंबर का है, तो 360 में 60 नंबर चल भी दिया, लेकिन 300 नंबर तो अपने को चाहिए। कितना नंबर चाहिए? 300। किस लिए? सिलेक्शन के लिए। तो 300 नंबर चाहिए, तो कैसे गेन करना चाहिए उसके लिए मैं एडवाइस करता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कौन सा? बायोलॉजी सब्जेक्ट को। अब देखिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में मैं ये बोलूं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पूरा याद होना चाहिए आप लोग को। याद मतलब रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि रट के कुछ नहीं होने वाला, समझ के पढ़ना है। क्यों बताओ? एक एक लाइन एनसीईआरटी ऐसा ऐसा चीज डिलीवर करके निकल जाएगा, रटोगे तो पूरा खराब कर देगा आप लोग का बायोलॉजी पेपर। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है आपके नीट एग्जाम के लिए? बायोलॉजी में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है। हाँ, लेकिन उसमें भी ज्यादा फोकस करना है। तो मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा बॉटनी को जूलॉजी के कंपेयर में ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम सब डॉक्टर बनने के लिए, जैसे कि पूरे बच्चे जितने भी है डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, जूलॉजी जो है, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन बनता है उन लोग के लिए। उन लोग एक दो बार भी पढ़े तो दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन बॉटनी जो है बार बार आप लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बॉटनी, बहुत लोग ये सोचते हैं कि डॉक्टर बनने वाले हैं तो डॉक्टर के लिए हम लोग को जूलॉजी ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आगे जाके बॉडी का एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना है अपने को, तो उसमें तकलीफ आएगा। अरे भाई वो पढ़ना चाहिए, मैं बोलता हूं सही चीज है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि प्लांट्स को क्या पढ़ेंगे, क्या चीज होगा। लेकिन नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बॉटनी भी उतनी ही जरूरत है जितना ज्यादा जूलॉजी जरूरत है। ठीक है, तो बॉटनी और जूलॉजी में मैं ये बताऊं तो प्लांट फिजियोलॉजी को कभी छोड़ना मत, प्लांट किंगडम को कभी छोड़ना मत। ठीक है, जेनेटिक्स को कभी छोड़ना मत। ठीक है, इकोलॉजी तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे यार उसको क्या पढ़ेंगे, पोल्यूशन वोल्यूशन। अरे बाबा उसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी चीज अपने को छोड़ना नहीं है, हर चीज लाइन टू लाइन पढ़ना है, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो, चाहे जेनेटिक्स हो, चाहे इकोलॉजी हो, चाहे सेल बायोलॉजी हो, सब चीज अपने को पढ़ना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है, लेकिन तुम ये याद रखना, मेरे को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मेरे को बॉटनी भी उतनी ही जरूरत है जितना ज्यादा जूलॉजी जरूरत है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूं पूरे एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पूरा पकड़ के पूरा फिंगर टिप में रखने का कोशिश करिएगा। किसमें? फिंगर टिप में रखना है। किसमें रखना है? फिंगर टिप में, बायोलॉजी पूरे को। इसलिए तुमको 300 मार्क्स कैसे भी लाना है, तो लाने के लिए अपने को क्या करना है बेटा? एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना है, और एक चीज आखिरी में सप्लीमेंट्री रीडर जो होता है उसको पढ़ना भूलना मत, क्योंकि वहां से पिछले 3-4 साल से पूरा क्वेश्चन उठ रहे हैं। जैसे कि आप जेनेटिक्स में भी जाके देखो, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बहुत कुछ बैक साइड पे दिया है, तो वो सब चीज देखना है अपने को। ठीक है, और जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस मेलिटस, ठीक है, तो एनसीईआरटी में पेंक्रियास के पास कम कंटेंट है, पीछे पे बहुत कुछ दिया है, तो वो सब भी पढ़ना है। और एक चीज मैं ये बता रहा हूं, एनसीईआरटी में जितने एग्जांपल्स है ना बेटा, एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजन ये मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन जो भी बेस्ड बनता है, हम लोग का सिलेबस बेस्ड कौन सा है? एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो निमोनिक्स में याद रखना, जैसे कि मैं बहुत सारा अपने इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक में भी मैं बताया हूं, जैसे कि अभी पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है, पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को याद रखने का तरीका मैं बताया, जैसे पीसीटी लैंड करके बताया हूं। पीसीटी क्या होता है? द पोर्शन ऑफ नेफ्रॉन, एक पार्ट है नेफ्रॉन का, तो वो क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, लेकिन मैं याद रखने का तरीका क्या बताया हूं? पीसीटी लैंड। पीसीटी का मतलब क्या हो गया? प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस, सी का मतलब काइमोट्रिप्सिनोजेन, टी का मतलब ट्रिप्सिनोजेन, लैंड का मतलब LAN लैंड, एल का मतलब लाइपेस, ए का मतलब एमाइलेस, एन का मतलब न्यूक्लियस। सब चीज याद करने का तरीका बताया, तो इसलिए मैं बता रहा हूं निमोनिक में चलोगे ना कभी भूलोगे नहीं, खासकर प्लांट हार्मोन, प्लांट किंगडम के एग्जांपल्स, ठीक है, और ह्यूमन हार्मोन, ये सब चीज को तुम लोगों को क्या निमोनिक में पकड़ के चलना है। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सब चीज को, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब चीज अपन ये मत सोचना कि नहीं आएगा क्वेश्चन, वहां से निकालता ही ये क्वेश्चन। और याद रखना कुछ चैप्टर में ऐसा बता रहा हूं जो कि कल एग्जाम है, तो 1-2 दिन के पहले जरूर पढ़ लेना, जैसे कि मॉर्फोलॉजी आप 10 दिन पहले ही पढ़ोगे ना भूल जाओगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूं 2 दिन पहले जरूर पढ़ लेना मॉर्फोलॉजी को। ठीक है, मॉर्फोलॉजी हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, प्लांट हार्मोन हो गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया। समझ आ रहा है? तो ये सब चीज को आप लोग को कुछ टॉपिक्स है जो कि कब पढ़ना है?
एग्जाम के 2-3 दिन पहले रिवीजन कर लेना, वरना भूल जाओगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़िएगा, और इसमें मैं पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग का मेन फोकस सब्जेक्ट कौन सा है, बायोलॉजी, उसी से नंबर खींचना है। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं सर बाहर का क्वेश्चंस आते हैं, कितने आते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अरे बेटा 5 से 10 क्वेश्चन के पीछे भागो मत, फंस जाओगे एग्जाम में। ये करो 90 क्वेश्चन में 5 से 10 क्वेश्चन भी बाहर के आ गए, 80 क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के आ रहे हैं, तो उसको फोकस करो ना, 80 क्वेश्चन को फोकस करो। किसको फोकस करना है, 80 क्वेश्चन, तो 80 8 4 जा कितना हो गया, 32, 320 मार्क्स वहीं पकड़ा गया। तो काहे उसके पीछे भागते हो आप लोग, एनसीईआरटी को पकड़ो और मार्क्स को गेन करो। समझ आया? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि एनसीईआरटी को निमोनिक्स के फॉर्म पे चलाओ, ठीक है, और बार बार रिवीजन करो। ठीक है, अब इसके बाद फिजिक्स बता चुका हूं आपको, केमिस्ट्री बता चुका हूं, बायोलॉजी बता चुका हूं, अब लास्ट बताने वाला हूं ये सब किसके अंदर पे आए हैं, कौन से टॉपिक के अंदर आए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आए हैं। अब मैं लास्ट और एक चीज बताने वाला, टाइम मैनेजमेंट, टाइमिंग कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, टाइम मैनेजमेंट। कौन सा है, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो नीट एग्जाम के पहले आप लोग को टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। देखिए बेटा, रिवीजन का टाइम वो आपको कैसे भी निकालना है। ठीक है, ये मत करना पूरा 24 घंटे में 24 घंटे रिवीजन का टाइम निकाल ले और खाना नहीं, सोना नहीं, कुछ नहीं, तो तबियत खराब हो जाएगा आप लोग का। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए मैं बता रहा हूं आप लोग को। सबसे पहला चीज तो देखो, तुम पूरा साल भर पढ़े हो, ठीक है, आखिरी 2-3 महीने से रिवीजन भी किए हो। ठीक है, अभी ना ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 घंटा रिवीजन टाइमिंग दो, और उसके अलावा टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब चीज सॉल्व करने का कोशिश करो। क्यों, रीजन मैं ये बता रहा हूं, देखो जैसे कि देखो तैयारी करने का टॉपर भी है ना, वो तैयारी कैसे करता है। जैसे कि आप क्या किए, सुबह उठने के बाद कोई एक मॉक टेस्ट पकड़ लिए। ठीक है, मॉक टेस्ट पकड़ने के बाद आप क्या किए, टाइमर चालू किए। टाइमर चालू करने के बाद बैठने का आदत करो अपने आप को, बैठने का। ठीक है, जैसे कि 3 घंटे का तुम बैठ रहे हो पेपर लेकर, ठीक है, वो एमआर शीट ले रहे हो और टेस्ट पेपर को लेकर 3 घंटा बैठ रहे हो, बनाओ। और बनाने के बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन बना नहीं उसको राउंड ऑफ कर लो। क्या करो, राउंड ऑफ करके, जैसे तुम्हारा टाइम अवर्स 3 घंटा पार हो चुका है तो उठना, और उठने के बाद सबसे पहला काम थोड़ा पानी वानी पी लेना। उसके बाद यही चीज करना है, क्या तुमको क्या करना है, पहला काम क्या है, क्या चीज क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन तुमसे बना नहीं है। क्योंकि रीजन क्या है, तुमसे जो बना नहीं है ना वो तुम्हारा कमजोरी है। तुम अपना कमजोरी जिस दिन पकड़ लिए ना, तुम नीट में सबसे अच्छा स्कोर करोगे। तो कैसा करोगे, जैसे राउंड अप किए, उस टॉपिक को खोलो, उस क्वेश्चंस को बनाओ, उसको फिर से पढ़ो, बार पढ़ो। एक अगले टेस्ट में जब बैठोगे ना, वो आएगा तो गलती हो गई नहीं तुमसे, अगले दिन फिर से मॉक टेस्ट दोगे ना, फिर से तुम्हारा गलती होगा नहीं ना। तो इसीलिए क्या करना है आपको, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, खुद को सेल्फ क्या करना है, गलती पकड़ना है सेल्फ का। ठीक है ना, जब तक सेल्फ असाइनमेंट तुम नहीं दोगे, खुद को तुम अपना पकड़ोगे नहीं गलतियां, तो कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, पढ़ते जाओगे, अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, तुमको कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, डेली मिनिमम 2 से 3 टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, और 3-3 घंटा बैठ के और आधा 1 घंटा बीच में गैप देकर। कैसे, 3 घंटा बैठे फिर आधा 1 घंटा अपने आप को गैप दे दो, फिर 3 घंटा बैठे फिर आधा 1 घंटा गैप दे दो, ऐसा करके बनाओ। जैसे कि 2 पेपर भी बनाते 6 घंटा आपका गया, 6 घंटे के अलावा कितना 2 घंटा जोड़ लो, 8 घंटा गया, और 4 घंटा रिवीजन का हो गया, टोटल कितना हो 12 घंटा। और बच्चा 12 घंटे में आपका खाना पीना सोना ये सब चीज निकलेगा। ठीक है, और लेकिन सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। किस चीज का सेल्फ असेसमेंट करना है, सेल्फ असाइनमेंट जो तुम खुद को दोगे। ठीक है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं, डेली करोगे ना टेस्ट पेपर सॉल्व, तो तुम ये जरूर समझ लेना कि तुम्हारे गलती जो है, कमजोरी क्या है, तुम खुद पकड़ लोगे। और खुद से कभी चीटिंग मत करना, क्योंकि खुद चीटिंग करोगे तो तुम खुद अपना स्कोर को गिरा रहे हो। ठीक है, हाँ जरूर पहला दिन बनाओगे, ज्यादा नंबर नहीं आएगा, 120, 130, 150 नंबर आएगा, कोई बात नहीं। 150 नंबर आया तो अगले बार मैं बैठूंगा या बैठूंगी तो 180 नंबर या तो 200 नंबर आना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम बैठूंगा तो मिनिमम कितना आना चाहिए, 300 नंबर आना चाहिए। वैसे धीरे धीरे अपना स्कोर को बढ़ाना है। ठीक है, एक चीज और एक चीज टाइम मैनेजमेंट में मैं बता रहा हूं, कभी भी ये मत सोचना कल सुबह उठ के मैं 8 बजे से 9 बजे तक लिविंग वर्ल्ड पढ़ लूंगा।
ठीक है, और 10 से 11 इनऑर्गेनिक पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि उठने में आपका 1 घंटा भी लेट हुआ ना, जो तुम टाइम टेबल बनाया हो ना, पूरा पूरा खराब हो जाएगा और उस दिन भी वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी ये सोचना सुबह उठने के बाद रात को 12 बजे तक का, सोने के पहले, मैं सोने के पहले 12 बजे भी नहीं, सोने के पहले तक का मेरे को इतना सिलेबस कंप्लीट करके सोना है, इतना मॉक टेस्ट सॉल्व करके सोना है। जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं, सोऊंगी नहीं, ठीक है ना। ये सोच के पढ़ोगे तो जरूर सक्सेस मिलेगा आप लोग को। थैंक यू सो मच।